नमस्कार दोस्तों। नमस्कार विद्यार्थियों। सभी साथियों का CUD स्टार एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम 10वीं क्लास की जो SST हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज शुरुआत करने वाले हैं समकालीन भारत यानी कि भूगोल सेकंड पार्ट है उसका। ये जिस भी राज्य में यानी कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ NCERT लागू है उसमें ये टॉपिक और ये किताब से संबंधित ये चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। तो जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ जहाँ NCERT की बुक जहाँ पे पढ़ाई जाती है उसमें सभी में ये किताब है, ये टॉपिक है, उसमें आता है। तो सभी ध्यान दीजिए। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं समकालीन भारत सेकंड भूगोल, और जिसका नाम है संसाधन विकास। हरियाणा बोर्ड में ये 23 नंबर की बुक आती है। इसमें 23 नंबर का मैटर पूछा जाता है वार्षिक परीक्षा में। तो ये पहला लेसन है संसाधन विकास का। आइए शुरुआत करते हैं। संसाधन विकास किसे कहा जाता है? सबसे पहले हम देखते हैं संसाधन। संसाधन से क्या तात्पर्य है? संसाधन का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। संसाधन कहते किसे हैं? संसाधन का मतलब है कि भी प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु यानी कि जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं वो संसाधन कहलाती हैं। अब चाहे वो ये पेन है, बोर्ड है, किताब है, या फिर बैग है, स्कूल ड्रेस वगैरह है, पंखे हैं, टेबल है, कुर्सी है, ये जितने भी वस्तुएं हैं जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं वो संसाधन कहलाती हैं। सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि संसाधन का मतलब है प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है वो संसाधन कहलाता है। आइए परिभाषा देखते हैं इसकी क्या है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक हो और संस्थागत और तकनीकी रूप से मान्य हो वो संसाधन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि संसाधन तब कहलाता है जब मनुष्य के वो उपयोगी हों। जैसे एक उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि मतलब कोयला है, वो एक प्रकार की चट्टान है, लेकिन मनुष्य ने वो खनन क्रिया के माध्यम से निकाल कर और उससे अनेक ऊर्जा के रूप में काम में लिया, तो वो कोयला संसाधन कहलाए। इसी प्रकार से बहता हुआ नदी का जल है और मनुष्य उसको अनेक रूप में जब काम में लेता है, जैसे सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन करने के लिए, घरों और उद्योगों में जलापूर्ति करने के लिए, तब वो संसाधन कहलाता है। और वो किसी न किसी संस्था में और तकनीकी विधि से किया जाता है, इसलिए वो संसाधन बनते हैं। ठीक है, तो ये संसाधन कहलाता है। आप समझे होंगे संसाधन किसे कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हो और संस्थागत और तकनीकी रूप से मान्यता प्राप्त हो वो संसाधन कहलाती हैं। ये डेफिनेशन है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हम कहें कि मानव संसाधन का उपयोग क्या है, मतलब इसका महत्व क्या है, तो इसके महत्व में हम जाने कि मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करके अपने आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए संसाधनों का निर्माण करता है। कहने का मतलब ये है मनुष्य जो है वो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। मनुष्य खुद समझता है प्रकृति को और समझ करके फिर उसमें जो भी संसाधन होते हैं उनको अपने उपयोगी बनाता है, और उपयोगी बना करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके और अपने विकास की प्रक्रिया को तेज करता है। तो ये संसाधन महत्वपूर्ण हो जाते हैं मानव के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ विद्वान हैं जिन्होंने संसाधन को परिभाषित किया है। जैसे सबसे पहले जिम्मरमैन है। ये हम 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, आगे भी जब ये 12वीं क्लास में भी है इसका एक छोटा सा टॉपिक, हम आगे कॉलेज में पढ़ेंगे तो भी ये चीज़ें आती हैं। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन किसे कहते हैं? इन्होंने कहा है कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यह व्यक्ति आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करता है। कहने का मतलब ये है संसाधन को उद्देश्य जो है वो उस उद्देश्य प्राप्ति करना है। यह व्यक्ति की आवश्यकताओं यानी कि जो भी आवश्यकताएं हैं, सामाजिक लक्ष्य, मनुष्य की आवश्यकताओं और सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करना है, तभी विकास है, तभी समाज है वो डेवलप हो पाता है, विकास कर पाता है। उसी प्रकार से हम जेम्स फिशरमैन के अनुसार समझें कि भाई इन्होंने क्या कहा संसाधनों को लेकर के। इन्होंने कहा है कि वह संसाधन एक ऐसी कोई वस्तु है जो मानव आवश्यकताओं व इच्छाओं ये कहें कि भाई आवश्यकता व इच्छाओं की पूर्ति करता है, तो वो संसाधन कहलाता है। कहने का मतलब ये जेम्स फिशरमैन ने कहा कि संसाधन कोई ऐसी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं को, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जैसे मान लीजिए पेन है तो हम इससे पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे पास किताब है, बैग है,
तो उन आवश्यकताओं इच्छाओं की पूर्ति करना ही संसाधन कहलाता है। ये किसने कहा है? ये जेम्स फिशर ने कहा है। इसी के अनुरूप अब हम आगे बात करते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का प्रकार। ये वार्षिक परीक्षा में कम से कम भी 3 से 4 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है, या फिर 1 या 2 नंबर का प्रश्न एक परिभाषा के रूप में पूछ लिया जाता है। तो वर्गीकरण से संबंधित एक प्रश्न डेफिनेस ये कहें कि हम वार्षिक परीक्षा में एक प्रश्न 2 या 3 नंबर का आता ही आता है, इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो पहला है संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार की हम बात करें कि भाई संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन जो है ना वो उद्देश्य के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, समय के आधार पर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला कौन सा है? पहला हम बात करें, पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्ति के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, चौथा है विकास के आधार पर। तो एक एक को हम समझ लेते हैं किस प्रकार से हैं। सबसे पहले जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है वो लगभग 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर जैविक संसाधन। जैविक संसाधन का उद्देश्य क्या है, किसे कहा जाता है? इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन याप्त होता है, यानी कि वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति किसी जैविक क्रिया द्वारा होती है और जिनका जीवन चक्र निश्चित होता है वो जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य है, वनस्पति जात है, प्राणी जात है, पशुधन इत्यादि हैं। इसी प्रकार से अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन किसे कहा जाता है? जिनकी उत्पत्ति अजैविक क्रियाओं से होती है वो अजैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जाने कि भाई जैसे चट्टान और धातु ये अजैविक संसाधन कहलाती हैं। तो आप समझ जाओगे ये वार्षिक परीक्षा में लगभग 2 नंबर का प्रश्न या 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि भाई उत्पत्ति के आधार पर जो है वो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन का उद्देश्य मतलब क्या है कि वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति किसी जैविक क्रिया से होती है और जिनका जीवन चक्र निश्चित होता है वो जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य है, वनस्पति जात है, प्राणी जात है, पशुधन इत्यादि हैं, वो जैविक संसाधन कहलाते हैं। इसी प्रकार से अजैविक संसाधन, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वो अजैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टान है, पत्थर है, खनिज इत्यादि हैं, वो अजैविक संसाधन कहलाते हैं। तो ये 2 प्रकार के हो गए। अब हम समापत्ति के आधार पर कहें, भाई समापत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं समापत्ति के आधार पर। सबसे पहला कौन सा? नवीकरण योग्य संसाधन। ये नाम से स्पष्ट है कि नवीकरण संसाधन किसे कहा जाता है? वे संसाधन, इसमें लिखा है कि भाई वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत किया जा सकता है, यानी कि वे कभी समाप्त नहीं होते हैं, वो स्वतः ही नवीनीकृत होते रहे हैं। जैसे पवन ऊर्जा, हवा के माध्यम से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वायु के माध्यम से, पवन के माध्यम से, सूर्य से आने वाली किरणों के माध्यम से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, है ना। ये कभी समाप्त होने वाली, ये नवीकरण योग्य संसाधन है। तो कहने का मतलब है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ये ये पवन ऊर्जा है, ठीक है। ये इस प्रकार से ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, फिर उसके बाद में हम बात ये करें कि भाई जैसे जल ऊर्जा इत्यादि है, ये समाप्ति योग्य संसाधन, ये नवीकरण योग्य संसाधन है। इसी प्रकार से दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। मतलब अनवीकरण योग्य नाम से स्पष्ट है किसे कहा जाता है कि वे संसाधन जो एक बार काम में लेने के बाद सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं उसे अनवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? वे ईंधन जिनकी उत्पत्ति किसी जैविक क्रिया से होती है वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है, ये जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं और ये समाप्ति योग्य संसाधन है। एक बार इनको काम में लिया सदा के लिए खत्म हो जाते हैं, इसलिए इन्हें अनवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। दोबारा समझिए, अनवीकरण योग्य संसाधन किसे कहा जाता है? वे संसाधन जो एक बार काम में लेने के बाद सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं उन्हें अनवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, कोयला, प्राकृतिक गैस। इसी के संदर्भ में एक और आता है चक्रीय संसाधन। अभी चक्रीय संसाधन कौन से होते हैं उनको समझिए एक बार। चक्रीय संसाधन का मतलब क्या होता है? चक्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका काम में लेने के बाद में उन्हें उपयोगी बनाया जा सकता हो। जब हम कोई वस्तु को काम में ले लेते हैं और उपयोग ले लेते हैं और फिर दोबारा उसको परिशोधन के माध्यम से दोबारा उसको उपयोगी बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए सोना, उदाहरण के लिए सोना है, उसके बाद में जैसे चांदी है, जैसे लोहा है, ये संसाधन है ना वो चक्रीय संसाधन कहलाते हैं।
यानी कि जैसे मान लीजिए महिला कोई आभूषण पहनती हैं, उपयोग में लिया, नहीं पसंद आया, तोड़वा कर किसी और प्रकार की आभूषण बनवा लेते हैं। इसी प्रकार के चांदी का कोई आभूषण है, लोहा जैसे हमारे पास खिड़की है, काम में लिया गल गया तो उसको दोबारा से गला करके परिशोधन करके उसको अन्य कोई जो है उपकरण इत्यादि बना सकते हैं। तो ये चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। समझे होंगे, चक्रीय संसाधन का मतलब है एक बार काम में लेने के बाद उसको दोबारा उपयोगी योग्य बनाया जा सकता हो, वो चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा इत्यादि, ये जो खनिज होते हैं, ये कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनको एक बार काम लेने के बाद दोबारा उपयोगी बनाया जा सकता हो, ये चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। अचक्रीय संसाधन कौन से होंगे? ये अचक्रीय संसाधन है। जैसे जीवाश्म ईंधन है, जिनको एक बार काम में लेने के बाद सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, वो अचक्रीय या समाप्ति योग्य संसाधन कहलाते हैं। तो उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, कंपटीशन में भी आते हैं। और आपकी 10वीं क्लास की या 12वीं क्लास की जो बुक है बोर्ड की क्लास में, उसमें से प्रश्न एबीसीडी वाले प्रश्नों में से ये पूछा जा सकता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। पहले इनको व्यवस्थित तरीके से अपने नोट्स उतारिए, उसके बाद में हम ये अध्ययन करने वाले हैं।